25 दिसंबर हमारी आज़ादी के संग्राम के एक प्रमुख संग्रामी चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्मदिन है। रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड द्वारा स्कूली बच्चों को आज़ादी के आंदोलन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराए जाने के क्रम में हम चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में विस्तार से जान रहे हैं। यह समस्त जानकारी हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पुस्तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से ले रहे हैं। इस श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में नैनीताल से मैं हेमंत बिष्ट चंद्र सिंह गढ़वाली के बाल्यकाल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बाल्यकाल 1891 से 1904 ईस्वी तक की कथा। हम नहीं आएंगे, चाहे तोप से हमें उड़ा दो। हम बूढ़ों बच्चों को मारने के लिए तैयार नहीं। ये वाक्य थे उन वीरों के मुंह के ऊपर जिन्होंने 1930 के अप्रैल में पेशावर में अपने भाई पठानों के ऊपर अंग्रेजों के हुक्म पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। एक नहीं, पूरी कंपनी के भीतर इस तरह के भाव भरने वाला कौन था? चंद्र सिंह। अपने जन्म के बारे में चंद्र सिंह ने स्वयं लिखा है, मेरा जन्म एक साधारण स्थिति के किसान परिवार में पौष शुक्ल 15 संवत 1948 1891 ईस्वी को हुआ। पैतृक वंशावली के विषय में दंत कथाएं बताती हैं कि हमारे पूर्व पुरुषों का निवास संभल मुरादाबाद था। वे चौहान थे। किसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमारे एक पूर्वज गढ़वाल की चांदपुर गढ़ी में आकर बस गए। हमारा परिवार 14 पुश्तों से गढ़वाल में ही रह रहा है। जाथली सिंह मेरे पिता हैं। मेरे अतिरिक्त उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री और है। चंद्र सिंह का जन्म हिमालय के नयनाभिराम प्राचीन केदारखंड और आजकल के गढ़वाल के एक बहुत ही सुंदर स्थान में हुआ था। गांव के ऊपर दोनों ओर हरियाली से ढके ऊंचे पहाड़ हैं, जिनमें और समय में भी प्रकृति सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है। हर वर्षा में उसकी एक अंगुल भूमि मखमली हरे कालीन से ढक जाती है। बसंत में रंग बिरंगे फूल सज जाते हैं। बुरांस अर्थात रोडोडेंड्रॉन अपने अतिरिक्त फूलों से आमूल ढक जाता है, जिनको देखकर अप्सराओं को भी एक फूल निकालकर अपने केशों में डालने का लोभ हो जाता है। 2 ओर से 3 पहाड़ी नदियां आकर मिलती हैं। यही त्रिवेणी की बस्ती है, जिसके नीचे एक काफी बड़ा मैदान है, जिसके बीचों बीच तीनों नदियां एक होकर अपेक्षाकृत बड़ी नदी का रूप लेती है। इस समतल भूमि को तलैया कहते हैं। रोणोसेरा गांव यहीं पर पहाड़ की ढलान में बसा है, जिसके पास 2-3 और गांव दिखाई पड़ते हैं। ऐसे सुंदर प्रकृति ने बचपन से ही चंद्र की आंखों में बसकर क्या प्रभाव डाला होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जाथली सिंह चंद्र सिंह के पिता 1936 तक जीवित थे, जिस समय उनकी उम्र 90 साल की थी। गढ़वाल पुराने समय से पट्टियों में बटा था। हर एक पट्टी में कितने ही गांव होते हैं। कई पट्टियां मिलकर एक परगना बनाती है। गढ़वाल जिले में 12 परगने और 89 पट्टियां हैं। टिहरी जिले में पट्टियों की संख्या 11 है। ढाई जोली पट्टी चांदपुर परगने में एक अच्छी खासी पट्टी है।
उस समय ये एक भंडारी राजपूत की जागीर थी। चंद्र सिंह का परिवार पिछली शताब्दी तक अपने को भंडारियों का अनुचर मानता रहा है। किसी भंडारी के मरने पर इनके परिवार के पुरुष भी भद्र होते, भंडारियों के लिए तेल पेरते। कहीं जाने पर सेवक के साथ इन्हें जाना पड़ता और भंडारी की तरुण बहू के छूने से परहेज करते थे। जाथली सिंह चंद्र सिंह के पिता बिल्कुल निरक्षर थे, पर वो रोणासेरा गांव के एक प्रतिष्ठित पुरुष थे। वहां के पंचों में उनकी गिनती थी। तेली का काम उन्होंने छोड़ दिया था और खेती बाड़ी से जीविका चलाते थे। पर अनपढ़ होते हुए भी सुन सुनकर उनको कितनी ही दवाइयां मालूम थी और वैद्य के तौर पर आसपास उनकी पूछ थी। अपनी मां के बारे में चंद्र सिंह ने लिखा है, मेरी मां अपढ़ होते हुए भी सुशील, उदार और अतिथि सत्कार परायण थी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वीरता के अतिरिक्त मेरे अंदर जो भी गुण हैं वो मेरी माता की देन है। बचपन में चंद्र सिंह बहुत नटखट और चंचल थे। उनके पितामह कमली गांव से कुछ हटकर एकांत स्थान में जाकर बस गए थे। चंद्र सिंह को बड़ी प्रसन्नता हुई जब कुछ दिनों बाद पिता जाथली सिंह अपने बाप के निर्जन स्थान निवास से असंतुष्ट हो गांव में चले आए। गांव वहां से 500 गज से अधिक दूर नहीं था। चंद्र सिंह बहुत स्वस्थ बालक था। अपनी उम्र के लड़कों में सबसे अधिक ताकत वाला था। वह किसी से पिटने पिटाने के लिए तैयार हो जाता और उसकी अपनी उम्र के आसपास वालों को वो पटक कर खूब मारता। लोगों ने इस लड़के को भड़ अर्थात भट्ट या वीर का नाम दे दिया था। चंद्र सिंह के आगे के जीवन में जो बिल्कुल यथार्थ सिद्ध हुआ। पहाड़ के बच्चों के जितने भी खेल थे, चंद्र बड़ी प्रसन्नता से उनको खेलता था। घिनगोड़ी का खेल उसे बड़ा पसंद था। ढलान में फिसलते हुए पानी में कूदने में उसे आनंद आता था। आपस में एक दूसरे के ऊपर गोबर फेंकना उसके लिए केवल होली के लिए नहीं था, गालियां भी वो खूब देता और रोते रोते उसी तरह सभी बातों में, सभी खेलों में चंद्र अपने नाम को यथार्थ करते मीर रहता। 20वीं शताब्दी के आरंभ होने से 9 वर्ष पहले चंद्र का जन्म हुआ था। अब वह 20वीं सदी में पैर रख चुका था। उस समय अंग्रेजी सरकार ने नाम करने के लिए ही शिक्षा की ओर ध्यान दिया था, पर गढ़वाल अपनी पुरानी प्रथा के कारण इसमें अधिक सौभाग्यशाली था। वो उस समय के युक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश के जिलों में शिक्षा में सबसे बड़े हुए जिलों में से था। स्कूल कम थे पर साक्षरों की संख्या काफी थी। प्रत्येक पिता या बड़ा भाई अध्यापक का काम करता था। सवेरे शाम को थोड़ी देर के लिए अपने पुत्र या छोटे भाई को बैठाकर कुछ पढ़ाता था। चंद्र इस बात में भाग्यवान नहीं था, क्योंकि इसके पिता जाथली सिंह वैद्य होते हुए भी काले अक्षर को भैंस बराबर समझते थे। यदि साक्षर भी होते तब भी लड़के को पढ़ाने की फुर्सत उनको मुश्किल से ही मिलती। घर के काम के अतिरिक्त उन्हें रोगियों को देखने के लिए अक्सर बाहर जाते रहना पड़ता था। पिता अपने बेटे की शिक्षा के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करते थे, लेकिन लड़के में और खेलों की तरह पढ़ाई के खेल का भी विशेष आकर्षण था। खिलवाड़ और लड़ंत भिड़ंत के शौकीन चंद्र के स्वभाव में एक ये भी विचित्रता थी कि उसे
पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। अफसोस है कि उसके लिए बचपन में अवसर नहीं मिला और आगे भी दूसरे कामों ने समय ही नहीं दिया। बीच बीच में जो समय निकल सकता था उसे चंद्र सिंह ने इस्तेमाल किया, जिससे उनका ज्ञान काफी विशाल हो गया। घमतपा के पादरी मूसा के पास आसपास के लड़के पढ़ने जाया करते थे। जमींदार जवाहर सिंह ने भी अपने लड़कों को पीछे उसी के पास पढ़ने के लिए भेज दिया था। चंद्र ने अपने बाप से बड़ी प्रार्थना की, लेकिन जाथली सिंह तो मानते थे, माँ सिखम बाप पढ़े न हम। कब वो इजाजत देने लगे, लेकिन चंद्र इतने से हिम्मत हारने वाला नहीं था। एक दिन बाप की नाराजगी की कुछ भी परवाह करके वो मूसा के स्कूल में जा पहुंचा। उसके साथियों ने जब सब बातें बतलाई तो मूसा ने बिना नाम लिखे अर्थात बिना फीस लिए ही चंद्र को भी अपने विद्यार्थियों में शामिल कर लिया। दिन तो चंद्र का स्कूल में कटा। शाम को सब लड़के अपने अपने घर लौटे, लेकिन चंद्र को जाथली सिंह की लाल लाल आंखें याद आने लगी और वो घर जाने की जगह पास के एक गांव में रह गया। रात को माता पिता ने बहुत खोज की, पर उसका पता नहीं लगा। अगले दिन सवेरे लड़कों को स्कूल की ओर जाते देख वो भी पीछे पीछे हो लिया। मूसा के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी दोपहर को खाने के लिए घर से कपड़ों में बांधकर रोटी लाते थे। वो रास्ते के एक पेड़ पर उसे टांग कर स्कूल में चले जाते और छुट्टी के समय उतार कर खा लेते। चंद्र ने कल दिन भर नहीं खाया था। रात को उसे भूखे ही सो जाना पड़ा था। रोटियों को पेड़ पर टंकी देखकर उसकी भूख आपे से बाहर हो गई। लड़के वहां से जैसे ही आंख से ओझल हुए, चंद्र पेड़ पर चढ़ गया और रोटियां निकालकर भूख शांत करके वो भी स्कूल चला गया। रोटियों की तलाश अभी दोपहर को होती, लेकिन जैसे ही चंद्र स्कूल में पहुंचा उसके पिता यहां पहुंच गए। गांव के ठाकुर के लड़के पढ़ने आया ही करते थे। उनसे उन्हें मालूम हो गया था। गुस्सा आने पर जाथले सिंह का हाथ भी खूब चलता था। चंद्र डर के मारे मास्टर के पास दुबक कर बैठ गया। अब जाथली सिंह मास्टर के पास से घसीट कर लड़के को मार कैसे सकते थे। मास्टर लड़के की तीव्र बुद्धि के बारे में जान चुके थे। उन्होंने जाथली सिंह से कहा, तुम्हारा लड़का बड़ा होशियार है, इसे मेरे पास पढ़ने दो। इस समझाने बुझाने का यह असर हुआ कि जाथली सिंह मान गए। चंद्र चौथे दर्जे में पढ़ने लगा। चंद्र कुछ महीने तक ही मूसा मास्टर के पास पढ़ सका। रोणासेरा गांव में भी एक ब्राह्मण लड़कों को पढ़ाया करता था। उसके पास ब्राह्मण लड़के ही पुण्य वाचन आदि पुरोहितों की बातें सुबह शाम सीखा करते थे। पूसा मास्टर के यहाँ जाने की जगह चंद्र ने अब गांव के ही पंडित के पास बैठना शुरू किया और लड़कों की तरह बाल बोध आदि अनावश्यक पुस्तकें रटता रहा। जाथली सिंह को अपने लड़के का पढ़ाई में लगना बिल्कुल बेकार मालूम होता था। पढ़ के उसे क्या लेना है? घर की गाय भैंस कौन चराने जाएगा? आखिर मजबूर होकर चंद्र को गाय भैंस के पीछे पड़ना पड़ा। अब भी उसकी लालसा मरी नहीं थी। गाय भैंसों को चरने के लिए छोड़कर वो जहां और खेल खेलता, तहां कोयले से मिट्टी या पत्थर पर पड़ी हुई बातों को लिखता रहता। उसकी पढ़ाई आगे तो नहीं बढ़ी, पर इसके कारण वो पढ़ी हुई बातों को भूल नहीं सका।